अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आज के टाइम में हमारे देश में एक ऐसा एक्टर है जिसका जो फेम है या कह लीजिए स्टार पावर वो सिर्फ 0.7% है। 0.7, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, सुनने में एकदम ना के बराबर लगता है, लेकिन कहानी यहाँ पूरी तरह पलट जाती है। जब वही इंसान स्क्रीन पर आता है ना, तो 96% लोग अपने जेब से पैसे निकालकर बाकायदा सब्सक्रिप्शन खरीदने को तैयार हो जाते हैं। अरे बाप रे, 96% कन्वर्जन। हाँ, 96% कन्वर्जन रेट। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी या कोई हवाबाई बात नहीं है, ये बिल्कुल पक्का डेटा है। तो आज के इस डीप डाइव का हमारा जो मिशन है वो इसी पहेली को सुलझाना है। हम एक ऐसे असाधारण कलाकार के माइंडसेट को डिकोड करने वाले हैं जिसने सफलता के जितने भी पुराने नियम थे ना, उन सबकी धज्जियां उड़ा दी हैं। हम बात कर रहे हैं मनोज बाजपेयी की। मतलब ये जो आपने आंकड़ा बताया ना शुरुआत में, ये वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इस पूरी पहेली को डिकोड करने के लिए हमारे पास जो सोर्स हैं वो बहुत सॉलिड है। हाँ, जरा सोर्सेज के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, हमारे पास राज शमानी के पॉडकास्ट का वो बहुत ही विस्तृत इंटरव्यू है, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक इन डेप्थ आर्टिकल है, और सबसे बड़ी बात, स्मार्टन पल्स एआई की मार्च 2026 की एकदम ताजा रिपोर्ट है। ये वही रिपोर्ट है जिसने ये सब्सक्रिप्शन वाला डेटा सामने रखा है। राइट। इसके अलावा हॉलीवुड रिपोर्टर की 2026 की एक एक्सक्लूसिव खबर और कुछ विकिपीडिया के फैक्ट्स भी हमारी टेबल पर हैं। तो इन सब का निचोड़ निकालकर हम ये समझेंगे कि कैसे कैसे पीआर और इस दिखावे की दुनिया में कोई इंसान सिर्फ अपनी कठोर तपस्या के दम पर राज कर सकता है। तो चलिए ठीक है, इसे अनपैक करते हैं और इस कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम जीरो से, जहां से इस पूरी मानसिकता की नींव पड़ी थी। बिहार के पश्चिम चंपारण में एक बहुत ही छोटा सा गांव है बेलवा। तो वहां के किसान परिवार से निकलकर दिल्ली आना और मन में बस एक ही आग कि मुझे एक्टर बनना है। मतलब सोचिए, जब कोई 17 साल का लड़का नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी में जाने का सपना देखता है, तो वो उसके लिए सिर्फ एक करियर ऑप्शन नहीं होता। हाँ, वो तो पूरी जिंदगी की उम्मीद होती है उसके लिए। बिल्कुल, लेकिन यहाँ जो टर्निंग पॉइंट आता है वो बहुत भयानक है। एनएसडी से रिजेक्शन, और एक या दो बार नहीं, पूरे 4 बार। 4 बार मतलब 4 बार खारिज होना तो किसी भी इंसान के आत्मविश्वास को पूरी तरह से तोड़ कर रख देगा। वही तो। हमारे पास जो स्रोत हैं वो साफ बताते हैं कि पहले रिजेक्शन के बाद तो उन्हें आत्महत्या तक के विचार आने लगे थे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। बाजपेयी को बाकी पूरी दुनिया से अलग करती है वो है उनका नजरिया। वो कैसे? मतलब इतने बड़े और बार बार के रिजेक्शन के बावजूद उनका एनएसडी के साथ जो रिश्ता रहा वो एकदम एकलव्य और द्रोणाचार्य जैसा रहा। रुकिए, ये बात मुझे हजम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मतलब जिस संस्थान ने आपको 4 बार ये कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया कि भाई आप इस लायक नहीं हैं, कोई इंसान उसी जगह को अपना गुरु कैसे मान सकता है? यही तो अजीब बात है ना। आमतौर पर तो लोग ऐसे सिस्टम को गालियां देते हैं, कहते हैं कि भाई वहाँ तो पक्षपात होता है, नेपोटिज्म है, ये है वो है। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू है। उन्होंने कभी एनएसडी की बुराई नहीं की, इसके बजाय उन्होंने ये मान लिया कि संस्थान कभी गलत नहीं हो सकता, जो कमियां हैं वो मेरे अंदर ही हैं। वाओ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और इसे सिर्फ एक अंधी जिद कहना गलत होगा। अगर हम इसका गहराई से विश्लेषण करें तो ये इंटेलिजेंट स्टबर्ननेस थी, मतलब एक समझदारी भरी जिद। समझदारी भरी जिद। जब हालात आपके बिल्कुल खिलाफ होना, तब सिर्फ दीवार से सिर टकराने से कुछ नहीं होता, आपको अपनी कमियों को पहचानना होता है। उन्होंने वही किया। उन्होंने दिल्ली में बैरी जॉन के साथ काम करना शुरू किया, जो खुद बहुत बड़े थिएटर डायरेक्टर थे, और वहां खुद को तराशना शुरू किया। और इस तराशने के प्रोसेस का जो एक किस्सा मैंने पढ़ा था, मतलब वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। दिल्ली के थिएटर के दिनों में उन्हें मलेरिया हो गया था। अरे बाप रे। हाँ, और मलेरिया में इंसान के शरीर की क्या हालत होती है ये हम सब जानते हैं, हड्डियां तक दर्द करती हैं। लेकिन उस भयंकर बुखार में भी वो बंदा रिहर्सल करने गया। कमाल है। और रिहर्सल करते करते हिंदू कॉलेज के बाहर बेहोश होके गिर पड़े। मतलब ये किस हद का पागलपन है अपनी कला के लिए। ये उस दौर की बात है जब उनके पास पहनने के लिए अपने खुद के जूते तक नहीं होते थे। अच्छा। हाँ, वो दोस्तों से जूते और चप्पल मांगकर पहनते थे। उस वक्त उनका कोई ये सपना नहीं था कि मुझे हॉलीवुड जाना है या बॉलीवुड का सुपरस्टार बनना है।
उनका सबसे बड़ा सपना उस वक्त सिर्फ ये था कि किसी तरह वो 2500 रुपए का स्टाइपेंड मिल जाए ताकि दिल्ली शहर में जिंदा रहा जा सके। बस 2500 रुपए? बिल्कुल, ये वो दौर था जब उनके अंदर का कलाकार किसी भी तरह के बाहरी दिखावे से दूर था। वो सिर्फ अपनी कला पर, अपनी नींव पर काम कर रहा था। इस पूरी जद्दोजहद को सुनकर ना मुझे उस चीनी बांस के पेड़ की याद आ रही है। चीनी बांस, हाँ। हम सब ने वो कहानी कहीं ना कहीं सुनी है। वो पेड़ जो पहले कुछ सालों तक जमीन के ऊपर 1 इंच भी नहीं बढ़ता। मतलब अगर कोई बाहर से देखेगा तो कहेगा कि यार ये तो मर चुका है, बीज खराब था, कुछ हो ही नहीं रहा है। सही बात है, बाहर से कोई ग्रोथ नहीं दिखती। हाँ, लेकिन जमीन के नीचे वो अपनी जड़ें इतनी गहरी और मजबूत कर रहा होता है कि जब वो बढ़ना शुरू करता है ना तो कुछ ही हफ्तों में आसमान छू लेता है और फिर दुनिया का कोई भी बड़ा तूफान उस पेड़ को उखाड़ नहीं सकता। ये एनालॉजी यहाँ एकदम परफेक्ट बैठती है। वो जो शुरुआती संघर्ष वाले साल थे दिल्ली में, वो असल में उनकी जड़ें मजबूत कर रहे थे। वो अपनी कला की जमीन तैयार कर रहे थे। बिल्कुल। और जब ये चीनी बांस मुंबई पहुंचा तो उसने अपनी इसी समझदारी भरी जिद का इस्तेमाल इंडस्ट्री के उन तमाम नियमों को तोड़ने के लिए किया जो सालों से पत्थर की लकीर माने जाते थे। तो चलिए मुंबई चलते हैं। वो सफर जहां से असल में सांचे को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। शुरुआत होती है राम गोपाल वर्मा की फिल्म दौड़ से। उस फिल्म में उनका एक बहुत ही छोटा सा रोल था, लेकिन उस छोटे से स्क्रीन टाइम में ही राम गोपाल वर्मा ने उनके अंदर वो आग देख ली जो उन्होंने बैंडिट क्वीन के मान सिंह वाले किरदार में देखी थी। और उसका नतीजा क्या हुआ? भारतीय सिनेमा को सत्या फिल्म का वो आइकॉनिक किरदार मिला, भीखू मात्रे। सत्या, मतलब सत्या कोई आम फिल्म नहीं थी। वो भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। बिल्कुल। उसने गैंगस्टर्स को स्क्रीन पर देखने का पूरा नजरिया ही बदल दिया था। भीखू मात्रे कोई स्टाइलिश डॉन नहीं था जो सूट पहनकर आता हो। वो बहुत ही कच्चा, रियल और एकदम खौफनाक किरदार था। हाँ, एकदम जमीन से जुड़ा हुआ। लेकिन इस सफलता के बाद जो हुआ ना, वो इस हमारे विश्लेषण का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। सत्या के रातों रात ब्लॉकबस्टर होने के बाद जाहिर सी बात है उन्हें ढेरों विलन के रोल्स ऑफर हुए। होना ही था। और वो भी बहुत भारी भरकम फीस के साथ। लेकिन उन्होंने उन सभी ऑफर्स को सिरे से ठुकरा दिया। ये फैसला मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है। मतलब वो इंसान जो कल तक 2500 रुपए के स्टाइपेंड के लिए तरसता था, जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी, वो अचानक से लाखों के ऑफर्स क्यों ठुकरा रहा था? क्योंकि यहाँ पर उनकी वो इंटेलिजेंट स्टबर्ननेस दोबारा सामने आ गई। वो समझदारी वाली जिद, वो प्राण और अजीब जैसे जो लेजेंड्स थे ना, उनके करियर ग्राफ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। अच्छा, कैसे? वो जानते थे कि बॉलीवुड की जो मशीनरी है वो कैसे काम करती है। अगर वो एक बार विलन के सांचे में फिट हो गए तो इंडस्ट्री उन पर हमेशा के लिए एक ठप्पा लगा देगी, टाइपकास्ट कर देगी। बिल्कुल। फिर उन्हें कभी उस खांचे से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। वो इस टाइपकास्टिंग से बचना चाहते थे। ये बहुत बड़ा रिस्क था उस वक्त, लेकिन उन्होंने एक लंबे गेम को चुना। और इस लंबे गेम में उन्होंने खुद को किरदारों में इस कदर झोंकना शुरू किया जो कई बार ना बहुत डरावना लगता है सुनने में। गली गुलियां नाम की एक फिल्म है, वो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, वो फिल्म तो बहुत इंटेंस थी, बहुत ज्यादा। वो एक डार्क साइकोलॉजिकल जोन वाला किरदार था। एक ऐसा आदमी जो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। और मैंने पढ़ा कि उस किरदार की गहराई में वो इतना उतर गए कि 26 दिनों तक लगातार उसी मेंटल स्टेट में रहे वो। अरे बाप रे, 26 दिन तक? हाँ, और हालात इतने खराब हो गए कि उन्हें अपने दिमाग के अंदर कुकर की सीटी बजने की आवाज आने लगी थी। क्या बात कर रहे हैं? सच में। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें टोक दिया कि भाई तुम घर पर बैठे बैठे अकेले खुद से ही बातें करने लगे हो। बात इतनी बिगड़ गई थी सेट पर कि डायरेक्टर को शूटिंग रोकनी पड़ी और उन्हें स्लीपिंग पिल्स देनी पड़ी ताकि उनका दिमाग कुछ घंटों के लिए शांत हो सके। ये तो सच में बहुत एक्सट्रीम है। अब यहाँ पर ना मुझे सच में थोड़ी आपत्ति है। 1 मिनट के लिए रुकते हैं और लॉजिकली सोचते हैं। क्या किसी भी कला के लिए या किसी भी क्राफ्ट के लिए खुद को इस हद तक दांव पर लगाना सही है? को नींद की गोलियां खानी पड़ रही हैं, आप असल जिंदगी में मति भ्रम या कह लीजिए हैलुसिनेशन का शिकार हो रहे हैं। क्या ये जो तथाकथित मेथड एक्टिंग है, ये महज एक बेवकूफी भरा कदम नहीं है? आपका ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। और सच कहूँ तो बाहर से देखने पर कई लोग ऐसा ही सोचते हैं कि ये बेवकूफी है। लेकिन अगर हम एक महान अभिनेता की साइकोलॉजी को समझें तो ये महज बेवकूफी नहीं है। तो फिर क्या है ये?
एक महान परफॉर्मेंस सिर्फ स्क्रीन पर दिखने या रटी हुई लाइनें बोलने से कभी नहीं आती। उनका काम उस किरदार की आत्मा को महसूस करना होता है, उसके डर को, उसके अकेलेपन को जीना होता है। अब देखिए, गली गुलियां का जो किरदार था वो एक ऐसे इंसान का था जो अपनी ही दुनिया में कैद है। उस घुटन को स्क्रीन पर एकदम असली दिखाने के लिए वाजपेयी ने अपने दिमाग के उन हिस्सों को ट्रिगर किया जो हम आम लोग हमेशा बंद रखते हैं। ये बात तो है। जब आप किसी और इंसान की मानसिक स्थिति को अपने अंदर इस हद तक उतारते हैं तो उसका शारीरिक और मानसिक असर होना तो तय है। ये उस प्रोसेस का हिस्सा है जिससे होकर ही कला का वो स्तर सामने आता है जो दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दे। मतलब ये एक तरह का बलिदान है जो वो अपनी कला के लिए हर बार देते हैं। सही कहा आपने, एकदम सही। और इसी समर्पण की ना एक और बहुत बड़ी मिसाल हमें अलीगढ़ फिल्म में देखने को मिलती है। हाँ, अलीगढ़, डॉक्टर सिरस का किरदार। बिल्कुल, जहां उन्होंने डॉक्टर सिरस का किरदार निभाया था जो कि एक समलैंगिक प्रोफेसर थे। अब इसे ऐसे समझिए, एक हेटेरोसेक्सुअल इंसान, मतलब जिसका शारीरिक और भावनात्मक झुकाव हमेशा विपरीत लिंग की तरफ रहा हो, उसके लिए पर्दे पर एक समलैंगिक किरदार निभाना और बकायदा इंटीमेट सीन करना, ये मानसिक तौर पर बहुत बड़ी चुनौती होती है। ये तो किसी भी एक्टर के लिए बहुत असहज स्थिति होगी। मतलब उस झिझक को उन्होंने तोड़ा कैसे? यहाँ पर उनके कैमरामैन की ना एक छोटी सी बात ने जादू का काम किया। अच्छा, क्या कहा था उसने? उस कैमरामैन ने सेट पर उनसे कहा था कि सर, लोग अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ जीने में बिता देते हैं क्योंकि वो समाज के सामने अपनी असलियत नहीं बोल सकते। आपके लिए तो ये सिर्फ 1 घंटे का काम है। वाव। हाँ, इस एक लाइन ने उनके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल दिया। उन्हें समझ में आ गया कि ये किरदार सिर्फ सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं है, ये समाज में उस अकेलेपन और उस घुटन के बारे में है जो इंसान अपना सच छिपाने के लिए हर रोज महसूस करता है। क्या बात है। उन्होंने उस संवेदनशीलता को पकड़ा और एक मास्टरपीस परफॉर्मेंस दी। सच में ये जो मानसिक गहराई है ना, यही उन्हें बाकी भीड़ से अलग करती है। अच्छा, अब इस विश्लेषण के उस हिस्से की तरफ मुड़ते हैं जो आज के दौर में, मतलब आज के OTT वाले दौर में सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। राज शमानी के इंटरव्यू में उन्होंने बहुत ही बेबाकी से ये बात कही कि उन्हें बॉलीवुड की पार्टियां बिल्कुल पसंद नहीं है। उनका PR और ये जो दिखावे की दुनिया है उससे कोसों दूर का नाता है। वो साफ कहते हैं कि मैं उन जगहों पर बहुत खोया हुआ महसूस करता हूँ जहाँ लोग सिर्फ दिखने के लिए जाते हैं। और ये बहुत रिस्की चीज है क्योंकि मनोरंजन की दुनिया का एक अलिखित नियम है, जो दिखता है वही बिकता है। बिल्कुल। अगर आप पार्टियों में नहीं जा रहे, आपके PR वाले आर्टिकल्स रोज अखबारों में छप नहीं रहे, तो लोग आपको बहुत जल्दी भूल जाएंगे। शुरुआती दौर में ऐसा लग सकता था कि उनका ये रवैया उनके करियर को पूरी तरह खत्म कर देगा। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन आज के नए OTT युग में यही चीज उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। और इस ताकत का सबसे बड़ा सबूत है वो रिपोर्ट जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। जी, स्माइटन पल्स AI वाली रिपोर्ट। हाँ, 21 मार्च 2026 की रिपोर्ट। जो आंकड़े इस रिपोर्ट ने सामने रखे हैं ना, वो सच बता रहे हो, किसी भी मार्केटिंग एक्सपर्ट के होश उड़ा सकते हैं। बिल्कुल। ये रिपोर्ट असल में OTT प्लेटफॉर्म्स पर फेम यानी प्रसिद्धि और ट्रस्ट यानी भरोसे के बीच के अंतर का बहुत गहरा विश्लेषण करती है। तो इसे थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ, अब इस डेटा को ध्यान से समझिए। नॉर्थ इंडिया के दर्शकों के बीच सलमान खान की टॉप ऑफ माइंड जागरूकता 22.8% है। मतलब जब लोगों से एक्टर्स के नाम पूछे जाते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में सलमान खान का नाम आता है। एकदम सही। और ये उस डेटा सेट में सबसे ज्यादा है। और उन्हें देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेने का जो इरादा है लोगों का, वो 49.3% है। ये तो एक मेगा स्टार के आंकड़े हुए जो बिल्कुल तार्किक लगते हैं, समझ में आते हैं। लेकिन अब आते हैं उस 0.7% वाले चौंकाने वाले डेटा पर। हाँ, मनोज बाजपेयी की टॉप ऑफ माइंड जागरूकता यानी उनका जो फेम रेट है वो सिर्फ 0.7% है। लोग उनके बारे में रोज बात नहीं करते, लेकिन जब किसी OTT शो में उनका नाम आता है ना, तो उनका सब्सक्राइब टू वॉच इरादा 56.8% तक पहुंच जाता है। और असली गेम चेंजर है उनका कन्वर्जन रेट, जो कि 96% है। बिल्कुल, 96%। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने ये कहा कि वो मनोज बाजपेयी को देखना चाहते हैं, उनमें से 96% लोगों ने असल में अपनी जेब से पैसे निकाले और उस प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन खरीदा। हाँ, सिर्फ हवा में बातें नहीं की, बल्कि भुगतान किया। वाह। और ये पूरे अध्ययन में सबसे अधिक है। ये डेटा ना साफ तौर पे बताता है कि OTT की दुनिया में जागरूकता और कन्वर्जन के बीच सीधा संबंध होना कोई जरूरी नहीं है। मुझे तो ये पूरी स्थिति शेयर बाजार जैसी लगती है। शेयर बाजार कैसे?
वो ना शेयर बाजार के उस ब्लू चिप स्टॉक की तरह है। ब्लू चिप स्टॉक समझते हैं ना? हाँ हाँ, जो रिलायबल होते हैं। बिल्कुल, वो बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों के शेयर होते हैं जो रोज न्यूज चैनल्स पर उछल कूद नहीं करते, जिनके बारे में रोज अफवाहें नहीं उड़ती। लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें पता होता है कि जब लंबी अवधि में सॉलिड रिटर्न देने की बात आएगी ना, तो यही स्टॉक काम आएगा। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। OTT प्लेटफॉर्म्स भी असल में इन्वेस्टर्स ही हैं। वो उन PR वाले पेनी स्टॉक्स, यानी जो छद्म सितारे हैं, उन पर पैसा लगाकर रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्हें ऐसा ब्लू चिप चाहिए जो सब्सक्रिप्शन की गारंटी दे। बहुत ही सटीक उदाहरण है, और ये इस बात का भी प्रमाण है कि आज का जो दर्शक है वो बहुत ज्यादा परिपक्व हो गया है, मैच्योर हो गया है। वो सिर्फ किसी चेहरे या PR मशीनरी द्वारा बनाई गई उस हवाई छवि के लिए अपने पैसे खर्च नहीं करता। सही बात है। दर्शक अब विश्वसनीयता के लिए, उस ट्रस्ट के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं। उन्हें पता है कि अगर इस शो में मनोज बाजपेयी हैं, तो कहानी और एक्टिंग का एक निश्चित स्तर तो होगा ही होगा। और शायद दर्शकों के इसी भरोसे को राज और DK ने बहुत पहले ही भांप लिया था। जब वो द फैमिली मैन सीरीज के लिए कास्टिंग कर रहे थे ना, तो उनका विजन बहुत स्पष्ट था। हाँ, वो तो बहुत आइकॉनिक कास्टिंग है। वो एक टिपिकल हॉलीवुड जैसा जेम्स बॉन्ड नहीं बनाना चाहते थे, जो महंगी गाड़ियों में घूमता हो और जिसके सूट पर एक सिलवट भी ना आए। उन्हें एक एंटी जेम्स बॉन्ड चाहिए था, एक ऐसा आदमी जो मतलब चेंबूर का जेम्स बॉन्ड लगे। हाँ, ऐसा जेम्स बॉन्ड जो घर की EMI भरता हो, जिसे बच्चों की स्कूल फीस की चिंता सताती हो, जो अपनी पत्नी से डांट खाता हो। बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच वो देश को भी आतंकवादी हमलों से बचाता हो। इस किरदार में जो जमीनी हकीकत है ना, वो उसे सीधे आम दर्शकों के दिलों से जोड़ती है। और इस किरदार में वो कितने गहराई से ढले हुए हैं, इसका एक बहुत ही मजेदार किस्सा मैंने पढ़ा था। अच्छा, कौन सा? द फैमिली मैन की दूसरे सीजन की शूटिंग चल रही थी। समांथा रुथ प्रभु ने अपने एक एक्शन सीन के लिए बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग और हफ्तों तक रिहर्सल की थी। लेकिन जब उन्होंने उसी सेट पर बाजपेयी की एक्टिंग देखी, जो बिना किसी शारीरिक कसरत या बिना किसी दिखावे के इतनी सहज, मतलब इतनी एफर्टलेस लग रही थी, तो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। समांथा सच में हैरान थी कि कोई इंसान कैमरे के सामने इतना प्राकृतिक, इतना नेचुरल कैसे लग सकता है। ये जो सहजता स्क्रीन पर दिखती है ना, उसके पीछे का सच कुछ और ही होता है। मैं बता दूं, बाजपेयी सेट पर जानबूझकर ऐसा दिखाते हैं जैसे उन्होंने कोई खास तैयारी नहीं की है। अच्छा। हाँ, वो वहाँ हंसी मजाक करते दिखेंगे, चिल करते दिखेंगे, लेकिन असल में वो स्क्रिप्ट को इतनी बार पढ़ चुके होते हैं, उस किरदार को अपने अंदर इतना उतार चुके होते हैं कि एक्शन बोलने पर वो एक्टिंग करते ही नहीं है, वो बस उस किरदार को जीते हैं। वाव। एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतनी बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल करने के बाद, द फैमिली मैन जैसी ग्लोबल हिट देने के बाद, और भोंसले, सत्या, पिंजर, गुलमोहर, इन फिल्मों के लिए 4 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद, कोई भी आम इंसान हवा में उड़ने लगता है। बिल्कुल, ईगो आ जाता है। हाँ, लेकिन वो जमीन से कैसे जुड़े रहते हैं? मतलब उनका दिमाग इस सफलता को कैसे प्रोसेस करता है? इसका जवाब हमें उनकी फिलॉसफी ऑफ डिटैचमेंट में मिलता है, जिसे हम अनासक्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। उनका काम करने का तरीका बाकी कलाकारों से बहुत अलग है। हाँ, और इसी फिलॉसफी का एक हिस्सा तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। मैंने कहीं पढ़ा कि वो अपनी फिल्में नहीं देखते। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। मतलब कोई भी एक्टर जिसने इतनी खून पसीना एक करके मेहनत की हो, वो अपनी फिल्म क्यों नहीं देखेगा? लोग तो अपनी परफॉर्मेंस देखकर खुद की तारीफ करते नहीं थकते। इसके पीछे उनका एक बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल मनोवैज्ञानिक तर्क है। वो क्या? उनका मानना है कि जब कोई एक्टर अपनी ही फिल्म स्क्रीन पर देखता है ना, तो उसका ध्यान धीरे धीरे अपने काम और उस किरदार की आत्मा से हटकर अपने शारीरिक लुक्स पर चला जाता है। ये तो है, वैनिटी आ जाती है। हाँ, वो ये देखने लगता है कि इस एंगल से मेरी नाक कैसी दिख रही है, कहीं डायलॉग बोलते हुए डबल चिन तो नहीं आ रही, मेरे बाल ठीक से सेट हैं या नहीं। और बाजपेयी का दृढ़ विश्वास है कि एक एक्टर का काम कैमरे के सामने सुंदर दिखना नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसका काम उस इंसान की भावनाओं को सच्चाई से पेश करना है। अपनी फिल्में ना देखना असल में उनके लिए खुद को आत्ममुग्धता से, उस वैनिटी से बचाने का एक टूल है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। मतलब आप सिर्फ अपने काम की प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से प्यार करते हैं, उसके अंतिम नतीजे या उसकी चमक दमक से नहीं। और उनके साक्षात्कारों से ये भी पता चलता है कि उनका डेस्टिनी यानी किस्मत पर बहुत गहरा विश्वास है। हाँ, वो किस्मत को बहुत मानते हैं। वो मानते हैं कि शुरुआत और अंत पहले से तय है। अगर कोई इंसान इस बात को पूरी तरह से मान लेना, तो उसके अंदर से ईगो और अहंकार की तो कोई जगह ही नहीं बचती।
और सफलता और असफलता को लेकर उनका नजरिया ऐसे और भी साफ कर देता है। वो इसे ना एक बस के सफर की तरह देखते हैं। बस का सफर? हाँ, जब हम बस की खिड़की से बाहर देखते हैं तो रास्ते में बहुत सारे हरे भरे पेड़ आते हैं, कभी कभी खराब सड़क के गड्ढे भी आते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं होते। सफलता उन पेड़ों की तरह है और असफलता उन गड्ढों की तरह। वो बस आते हैं और पीछे छूट जाते हैं। अगर कोई उन पेड़ों से प्यार करके वहीं रुक जाए ना, तो वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। वाओ! तो एक तरह से वो कहते हैं कि बस में बैठे रहो और सफर का मजा लेते हुए बस आगे बढ़ते रहो। अगर कोई स्टूडेंट या कोई युवा प्रोफेशनल जो आज इस विश्लेषण को सुन रहा है, तो उसके लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा सबक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये एक मास्टर क्लास है। सफलता को किसी यात्रा का अंतिम मुकाम मानने के बजाय उसे महज एक चेक पॉइंट मानना चाहिए। बिल्कुल। जब हम अपनी किसी एक बड़ी अचीवमेंट से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं ना, तो हमारी आगे बढ़ने की भूख खत्म हो जाती है। ये जो डिटैचमेंट है, यही उन्हें हर नई फिल्म या सीरीज के साथ एक खाली स्लेट से शुरुआत करने की आजादी देता है। और ये खाली स्लेट वाला माइंडसेट उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में साफ झलकता भी है। जैसे 2026 में नेटफ्लिक्स पर उनकी एक नई फिल्म आ रही है, घूसखोर पंडित। इस प्रोजेक्ट में वो मशहूर डायरेक्टर नीरज पांडे के साथ काम कर रहे हैं। और ये फिल्म उनके उस पैटर्न का हिस्सा है जहां वो लगातार अपने जॉनर बदलते रहते हैं। ये जो घूसखोर पंडित है, ये एक ही रात के अंदर घटने वाली एक बहुत ही ग्रिटी थ्रिलर है। इसमें वो अजय दीक्षित नाम के एक ऐसे पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं जो दिल्ली में पोस्टेड है और पूरी तरह से भ्रष्ट है, पूरी तरह से करप्ट। हाँ, उसका सर्विस रिकॉर्ड बहुत खराब है। कहानी तब पलटती है जब एक रात एक लड़की को चलती कार से बाहर फेंक दिया जाता है और ये भ्रष्ट पुलिस वाला एक बहुत बड़ी ग्लोबल साजिश में फंस जाता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प कंट्रास्ट है। मतलब एक तरफ द फैमिली मैन का श्रीकांत तिवारी है जो देश बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता है, और दूसरी तरफ ये अजय दीक्षित जो पूरी तरह से भ्रष्ट है। बिल्कुल। वो जानबूझकर ऐसे किरदार चुनते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हों। इससे ना सिर्फ दर्शकों को कुछ नया मिलता है, बल्कि बतौर एक्टर वो खुद भी अपने काम से कभी बोर नहीं होते। वो खुद को एक ऐसे जोन में धकेलते रहते हैं जहां उन्हें असहज महसूस हो। और यही वो सबसे बड़ी वजह है जो उन्हें इतने सालों के बाद भी न सिर्फ प्रासंगिक बनाए रखती है, बल्कि हर गुजरते साल के साथ उनकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। तो अगर हम आज के इस पूरे लंबे और गहरे विश्लेषण को एक जगह समेटे, तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभर कर आती है? लंबे समय तक टिकने वाली सफलता, वो सफलता जो दशकों तक कायम रहे, वो सिर्फ अखबारों के पहले पन्ने पर छपने या सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स जुटाने से नहीं आती। एकदम सही। असली सफलता आती है अपने काम की प्रक्रिया से, उस प्रोसेस से बेइंतहा प्यार करने से। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब भी अपनी कला को पूरी ईमानदारी से निखारने से, और इन सबसे ऊपर दर्शकों का वो भरोसा जीतने से जो आपके नाम को ही एक क्वालिटी सर्टिफिकेट बना दे। एक बार जब वो भरोसा कायम हो जाता है ना, तो आपको खुद को बेचने के लिए कभी शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये एक ऐसा सबक है जो सिर्फ सिनेमा के लिए नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति पर लागू होता है, चाहे वो कोई भी हो। बिल्कुल। और इसी के साथ हम अपने सफर के अंत पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले हम सुनने वालों के लिए सोचने का एक विषय छोड़ना चाहते हैं। हमने शुरुआत में कहा था कि सफलता का कोई तय एक्सरे या ब्लूप्रिंट नहीं होता। आज के इस दौर में जहां हर दूसरा इंसान सोशल मीडिया पर खुद को एक ब्रांड बनाने की होड़ में लगा हुआ है, जहां लोग अपने काम से कई गुना ज्यादा अपनी छवि को, अपने पीआर को प्रमोट करने में अपनी ऊर्जा खपा देते हैं, ऐसे वक्त में क्या खुद को पूरी तरह से अदृश्य कर लेने की क्षमता, मतलब जहां आप इतने पीछे हट जाएं कि सिर्फ और सिर्फ आपका काम ही दुनिया के सामने गूंजे, क्या यही आज के समय की सबसे दुर्लभ और सबसे बड़ी ताकत है? इस शोर शराबे वाली दुनिया में शांति से अपना काम करते रहना वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है और सोचने का विषय भी है। हम सबको इस पे गहराई से विचार करना चाहिए। क्या हम अपने काम से ज्यादा अपनी आवाज को तो बड़ा नहीं कर रहे? आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। सुनते रहिए, सवाल करते रहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहिए।